हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएसजीएस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के मध्य पापुआ में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यूएसजीएस ने बताया कि 19 सितंबर को इंडोनेशिया के मध्य पापुआ प्रांत में 6.1 तीव्रता का हल्का भूकंप आया था और भूकंप का केंद्र मध्य पापुआ प्रांत के नाबिरे शहर से 28 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था, जो पापुआ न्यू गिनी के साथ साझा किए गए प्रशांत द्वीप के इंडोनेशियाई हिस्से में स्थित है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह राष्ट्र प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर अपनी स्थिति के कारण अक्सर भूकंपों का अनुभव करता है। यह तीव्र भूकंपीय गतिविधियों का एक क्षेत्र है जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और यह जापान से दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए प्रशांत बेसिन तक फैला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो स्थिति है वो इंडोनेशिया की है और ये वाला जो है ये हमारा भारत है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ से इतना ये दूर है। अब हम देखते हैं कि जो भूकंप है उसका आने का क्या कारण है और ये क्यों आता है, भूकंप होता क्या है और साथ ही इसके प्रभाव और इससे बचाव के उपाय को हम जानेंगे। जब हमारी पृथ्वी से ऊर्जा निकलती है, पृथ्वी से ऊर्जा निकलने के कारण जब अचानक पृथ्वी हिलने लगती है, इसमें कंपन उत्पन्न होने लगता है, तो क्या होता है कि जो भूकंप आ जाता है, यानी कि इसी प्रक्रिया को जो है वो भूकंप कहा जाता है। अब ये जो भूकंप आता है वो कई कारणों से आता है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक की गति के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण और साथ ही मानव निर्मित गतिविधियों के कारण भी ये भूकंप आता है। प्लेट टेक्टोनिक की जो गति है, यानी कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर दो प्लेटें जो वो एक दूसरे के बगल से निकलकर यानी खिसक कर जो है वो निकल जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर कंपन उत्पन्न हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर भूकंप आ जाता है। और साथ ही जो ज्वालामुखी विस्फोट है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जब लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो जब वो जो निकलता है तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो फट जाती है, यानी कि एक तरीके का विस्फोट होता है और जो ज्वालामुखी निकलने लग जाता है, इससे हमारी पृथ्वी कांपने लगती है, यानी कि इसके अंदर इस वजह से भी जो है वो भूकंप आ जाता है। और साथ ही मानव निर्मित गतिविधियों के कारण भी कभी हल्के भूकंप आ जाते हैं, जैसे कि बड़े जलाशयों का निर्माण करने से, खदानों की वजह से और भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की वजह से। यानी कि खदानों का क्या मतलब है कि मतलब पृथ्वी के अंदर से जब जो लोहा होता है, खनिज पदार्थ होते हैं, जब वो निकाले जाते हैं, खुदाई कर की जो प्रक्रिया होती है वो खदानें, मतलब उसकी वजह से भी हमारी पृथ्वी हिलने लग जाती है। और साथ ही जो भूतापीय ऊर्जा आती है उसका जब उत्पादन होता है तो उस वजह से भी हमारी पृथ्वी के ऊपर हल्के भूकंप आ जाते हैं। और भूकंप जो होता है उसको कई तरीके से मापा जाता है, यानी कि इसके मापने के लिए हम दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो परिमाण की और तीव्रता की। जब भूकंप होता है, भूकंप से जब ऊर्जा निकलती है तो उस ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको रिएक्टर स्केल या फिर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर मापा जाता है। और जब भूकंप के कारण जो होने वाला जो विनाश होता है, यानी कि जब भूकंप आ जाता है फिर उसके बाद जो विनाश होता है उस विनाश को मरकाली स्केल पर मापा जाता है, यानी कि उसकी तीव्रता को मरकाली स्केल पर मापा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं पी तरंगें, दूसरी होती हैं एस तरंगें और तीसरी होती हैं सतही अथवा धरातलीय तरंगें। पी तरंगें जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में ये चल सकती हैं और जो एस तरंगें होती हैं वो सिर्फ ठोस से ठोस पदार्थ में ही चल पाती हैं। यानी कि जो दोनों तरंगें हैं ये पृथ्वी के अंदर से चलती हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर चलती हैं और ये इसमें पी तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। और एस तरंगें जो वो सतही तरंगें जो होती हैं, जिनको धरातलीय तरंगें भी कहा जाता है, ये जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होती हैं। ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं और इससे जो है वो घर और मकान वगैरह ये सब गिर जाते हैं। अब ये जो आपदा है इसके प्रबंधन के लिए क्या क्या जो है वो कार्य किए जा सकते हैं। एक होता है शमन का कार्य, दूसरा होता है इसके लिए तैयारी और फिर प्रतिक्रिया और सुनामी चेतावनी प्रणाली। ये 4 प्रक्रियाएं जो हैं वो अपनाई जा सकती हैं।
इससे बचने के लिए। देखते हैं हम सबसे पहले शमन की प्रक्रिया में क्या होता है कि भूकंपरोधी संरचनाओं का निर्माण इसमें किया जाता है, यानी कि जितनी भी भूकंपरोधी संरचनाएं हैं सबसे पहले उनका निर्माण किया जाएगा। फिर उसके बाद जोखिम वाले क्षेत्र का मानचित्रण किया जाने के उसकी मैपिंग बनाई जाएगी, यानी कि जितने भी पता है कि वहाँ पर जोखिम हो सकता है, यानी कि जोखिम वाले जितने क्षेत्रों का हमें अंदाज़ा होता है तो उनका मानचित्रण किया जाता है। फिर उसके बाद सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भूकंप के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि ये जो सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को इससे जागरूक किया जाता है कि अगर भूकंप आता है तो किस तरीके से आपको इससे जागरूक रहना है, किस तरीके से आपको इससे अपना बचाव करना है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इससे जो है वो भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सकता है, इनके प्रभाव को इससे कम किया जा सकता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको शमन कहा जाता है। और दूसरा होता है तैयारी, यानी कि जब पता होता है कि अगर यहाँ पर भूकंप आ सकता है तो इसके लिए पहले से तैयारी की जाती है, यानी कि भूकंप जैसी आपदा से आने से पहले ही योजनाएं बनाई जाती हैं। और साथ में ये चीज़ भी तैयार की जाती है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर भूकंप आता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपातकालीन सेवाओं की भी तैयारी की जाती है। और साथ ही सुनामी चेतावनी प्रणाली को भी इसके अंतर्गत अपनाया जाता है, यानी कि अगर सुनामी चेतावनी प्रणाली जो होती है वो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होता है, आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये प्रणाली अपनाई जाती है। यानी कि जो सुनामी आती है जब भूकंप तेज़ होता है समुद्र के अंतर्गत, तो उससे क्या होता है जो लहरें हैं वो तेज़ होकर के जो आसपास के तटीय क्षेत्र है वहाँ तक आकर के और जो तेज़ पानी जब वहाँ तक आ जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा विनाश हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है उससे नुकसान हो जाता है। और ये जो सुनामी है वो सिर्फ भूकंप नहीं है, मतलब सुनामी जो होती है वो एक प्रकार की लहरें होती हैं, लेकिन ये जो है वो भूकंप की वजह से भी आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि इस के लिए भी लोगों को इससे जागरूक किया जाता है, यानी कि इससे पहले ही तैयारी की जाती है। और फिर जब भूकंप आकर के चला जाता है तो उसके तुरंत बाद खोज की जाती है और इसके लिए बचाव अभियान शुरू किए जाते हैं, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर भूकंप की वजह से अगर इमारतें वगैरह गिरती हैं तो किस तरीके से वहाँ से लोगों को खोजना है या फिर वहाँ से निकालना है उन लोगों को या किसी भी सामान वगैरह को। तो इस तरीके की जो खोज है वो शुरू हो जाती है और इसके बचाव के अभियान भी शुरू किए जाते हैं। और साथ ही जिन लोगों को जो है वो ज़्यादा चोट पहुँची हुई होती है तो उससे उन लोगों को चिकित्सा सहायता दी जाती है और साथ ही उन लोगों को उन लोगों के लिए राहत कार्य भी किए जाते हैं। अब सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है इसका जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है ख़ासकर तटीय क्षेत्रों के लिए होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रशासन और नीतियों के बारे में, यानी कि जब भूकंप आता है तो इसके लिए प्रशासन और नीतियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है और जो सरकारी नीतियाँ हैं इनकी भी आवश्यकता होती है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूकंप जैसी आपदा से बचने के लिए जो विभिन्न देश होते हैं उनको मिल कर के आपस में एक इस तरीके का सहयोग करना चाहिए कि अगर भूकंप आता है तो उसका हम किस प्रकार से जो है वो इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए इस सहयोग की आवश्यकता है। और साथ ही सरकारी नीतियों की भी आवश्यकता है कि सरकार अपने स्तर पर भूकंप जैसी आपदाओं से बचने के लिए कुछ नीतियाँ बनाए और इनको जो है वो लागू करे। अगर भूकंप आता है तो वो इससे क्या होगा कि लोग जो हैं वो पहले से जागरूक होंगे तो इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।